Hello, I am Rafiq Ahmed and I welcome you all in this class of real analysis. अब तक हम रियल एनालिसिस में पिछले वीडियोस में ओपन सेट्स एंड क्लोज सेट्स पढ़ रहे थे और उससे पहले हमने बाल्ज़ानो-वास्टास थ्योरम पढ़ी थी और उससे पहले ऑर्डर्ड फील्ड, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सघनता गुणधर्म वगैरह पढ़े हैं। अब हम एक बिल्कुल नया टॉपिक ले रहे हैं, काउंटेबल सेट्स। कोई भी सेट काउंटेबल कब होता है, ये यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं। काउंटेबल को हम कहेंगे गणनीय। ये जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं ये बिल्कुल अलग टॉपिक हो जाएगा उससे जो कि अब तक चल रहा था। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में ओपन सेट्स एंड क्लोज सेट्स पढ़े हैं, उसका इससे रिलेशन नहीं है। यानी जिन्होंने लास्ट वीडियोस नहीं भी देखे हों उनके भी ये डायरेक्टली समझ में आ सकता है। दैट इज़ दिस टॉपिक इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ इन दिस रियल एनालिसिस। यहाँ पर केवल हमें सेट्स या समुच्चयों की नॉलेज होना ही काफ़ी है। काउंटेबल सेट क्या होता है ये समझने से पहले हम एक और बात समझना चाहेंगे, बल्कि ये कहें कि रिपीट करना चाहेंगे, क्योंकि पहले से हमने समझ रखा है, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है। फंक्शन या फलन, पहले तो ये कि फंक्शन और फलन क्या होता है, फिर उसका एक एक ही होना और आच्छादक होना क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। फंक्शन से पहले होता है रिलेशन, संबंध, और फिर फलन। रिलेशन क्या होता है? कोई दो सेट्स हैं ए और बी, तो ए क्रॉस बी हम जानते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है दो सेट्स ए और बी का, और इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू द सेकंड सेट कैपिटल बी। तो ये क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, दो समुच्चयों ए और बी का कार्तीय गुणन। ए क्रॉस बी का हर सबसेट, मान लो कि R1 इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में तो इस प्रकार के सभी ऑर्डर्ड पेयर होंगे और उनमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर या सभी ऑर्डर्ड पेयर R1 में ले लिए जाएं, तो R1 इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देन R1 इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम ए इनटू बी। यानी ए क्रॉस बी का हर उपसमुच्च ए से बी में एक संबंध कहलाता है। ये सब बात हमने फर्स्ट वीडियो में भी पढ़ी हैं, जब हमने ऑर्डर्ड फील्ड, या सेकंड वीडियो होगा जब हमने ऑर्डर्ड फील्ड डिफाइन किया था, तब भी हमने ये रिलेशन को रिवाइज किया था। तो ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट ए से बी में एक संबंध कहलाता है, रिलेशन। फंक्शन क्या होता है? रिलेशंस में ही कोई पर्टिकुलर टाइप का रिलेशन फंक्शन कहलाता है। यानी कोई भी पहले रिलेशन होगा, फिर वो हो सकता है कि फंक्शन हो या ना हो। तो कोई रिलेशन फंक्शन कब कहलाता है? ए से बी में डिफाइंड कोई रिलेशन स्मॉल एफ फंक्शन कहलाएगा अगर इस एफ के अंतर्गत ए के हर अवयव की बी में यूनिक इमेज हो, अद्वितीय इमेज हो, अद्वितीय प्रतिबिंब हो। यानी ए के हर अवयव का संबंध होना चाहिए बी के अद्वितीय अवयव से, तो ये फलन कहलाता है। तो पहले रिलेशन, और रिलेशन में से कुछ रिलेशंस फंक्शंस हो जाते हैं। सोसाइटी में भी ऐसे होता है, पहले रिलेशन होता है फिर फंक्शन होता है सगाई का। तो फंक्शन को अब हम और ज़्यादा डिटेल में ना जाके हम ये मान के चलें कि फंक्शंस हम जानते हैं, फलन हम जानते हैं क्या होते हैं। अगर ए कोई सेट है और
मान लो ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो ए से बी में जो फलन होगा उसके अंतर्गत क्या होगा कि जितने भी ए में एलिमेंट्स हैं सबका बी में अद्वितीय प्रतिबिंब होगा। जैसे यहाँ पर ए का अवयव है तो इसकी कोई इमेज होगी यहाँ पर, फिर यहाँ पर दूसरा अवयव है ए का तो उसकी इमेज होगी यहाँ पर। मान लो ए में 3 ही है और बी में मान लो 4 है। ए में ये 3 एलिमेंट्स हैं और बी में ये 4 एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स कोई भी होंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उदाहरण के लिए हम लेना चाहें तो जैसे ये 1 2 3 हो सकते हैं, ये 4 5 2 7 हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। अब हम देखें कि क्या ये फलन की परिभाषा में आ रहा है। ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, तो ए में 3 है, तीनों के प्रतिबिंब हैं। और ए के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए, मतलब एक अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब या इमेज नहीं होनी चाहिए। तो जैसे 1 की इमेज केवल 4 है, 2 की इमेज केवल 5 है, 3 की इमेज भी केवल 5 है, तो ये फलन है। मतलब 2 अलग अलग अवयवों की सेम इमेज तो हो सकती है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, एक ही अवयव की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लो 3 की इमेज 5 भी है और 3 की इमेज 2 भी हो जाए, तब ये फलन नहीं होगा। तो फलन होने के लिए तो ए का हर अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंध रखता हो, तब ये फलन हो जाता है। फलन के बाद फलन के प्रकार, उसका एकेकी और आच्छादक होना। एकेकी या इसको हम कह सकते हैं 1 1 फंक्शन, 1 1, और एक होता है फलन का आच्छादक होना। आच्छादक होने को हम ऑन टू बोल सकते हैं, और दोनों प्रकार का हो तो 1 1 ऑन टू बोल देंगे, एकेकी आच्छादक। तो ये क्या होते हैं, एकेकी कब होगा, जब ये सिचुएशन ना हो कि 2 अलग अलग अवयवों की सेम इमेज है, अलग अलग अवयवों की अलग अलग इमेज हो, तो एकेकी होता है। आच्छादक कब होता है, जैसे ये जो इमेज है, ये जो फलन है, इसमें 2 सहप्रांत के पॉइंट्स ऐसे हैं जो किसी का प्रतिबिंब नहीं है। तो यानी ए के किसी भी अवयव का 2 से या 7 से संबंध नहीं है, इस वजह से ये फलन तो हो जाएगा लेकिन आच्छादक नहीं रहेगा। ये फलन आच्छादक नहीं है। आच्छादक कब होगा, जब सहप्रांत के भी सारे अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब बन जाएं, तो आच्छादक हो जाता है। तो एकेकी और आच्छादक ये होता है। एकेकी को हम 1 1 या इंजेक्शन बोल सकते हैं, आच्छादक को ऑन टू या सर्जेक्शन बोल सकते हैं। और जब कोई फंक्शन दोनों प्रकार का हो तो उसे हम बोलते हैं एकेकी आच्छादक फलन, या 1 1 ऑन टू फंक्शन, या बाइजेक्शन। तो ये हो गया फंक्शंस के ये वाले प्रकार। हमारा इस समय फोकस या हमारा इंटरेस्ट बाइजेक्शन पर है। हम काउंटेबल सेट डिफाइन करना चाह रहे हैं, और काउंटेबल सेट से पहले हम इक्विवेलेंट सेट डिफाइन करना चाहेंगे, और इक्विवेलेंट सेट में बाइजेक्शन का कंसेप्ट या फलन के एकेकी आच्छादक होने का कंसेप्ट काम आता है। तो इसलिए हमने ये सब को थोड़ा सा रिवाइज़ किया है। तो हम वापस या डायरेक्टली इस पे आएँ कि एकेकी आच्छादक फलन कैसा होता है। एकेकी आच्छादक फलन जब होगा तो ये होगा कि जितने एलिमेंट्स अगर परिमित हैं तो जितने ए में हैं उतने बी में होंगे, और एक एक का एक एक से संबंध होगा, ना इधर कोई खाली होगा ना इधर कोई खाली होगा। जैसे मान लो 1 2 3 और इस इधर मान लें 10 20 30, 3 अवयव इधर हैं, 3 अवयव इधर हैं। 1 का संबंध 10 से है, 2 का 20 से है और 3 का 30 से है, तो ये 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया, एक एक ही आच्छादक फलन हो गया। ये ज़रूरी नहीं था कि 1 का 10 से हो, 1 का 20 से हो सकता है, 2 का 10 से हो सकता है, किधर भी हो, लेकिन एक एक का एक एक से संबंध हो तो वो कहलाता है एक एक ही आच्छादक फलन। जैसा कि फर्स्ट ईयर में अपने क्रमचय पढ़े हैं, क्रमचय ग्रुप पढ़ा है, तो क्रमचय जो होता है वो परिमित समुच्चय से उसी समुच्चय में परिभाषित एक एक ही आच्छादक फलन होता है। इसमें उसी समुच्चय में ज़रूरी नहीं है 2 डिफरेंट सेट हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच में एक एक ही आच्छादक फलन होगा। तो एक एक ही आच्छादक फलन में क्या होगा कि इधर जितने भी हैं सबका इधर संबंध होगा, इधर जितने भी हैं उन सबकी प्री इमेज इधर होगी। एक अवयव का 2 से संबंध तो हो ही नहीं सकता, तब तो फलन ही नहीं होगा। 2 अवयवों का 1 से संबंध भी नहीं होगा, जैसे यहाँ था 2 अवयवों का 1 से संबंध, इसके होने की वजह से फलन तो है लेकिन एक एक ही नहीं रहेगा। तो एक एक ही और आच्छादक दोनों प्रकार का जब फलन होता है तो वो सबसे सिंपल फंक्शन होता है, सीधा सीधा एक एक का एक एक से संबंध होता है, ना इधर कोई खाली होता है ना इधर कोई खाली होता है, ना 2 अवयवों की 1 इमेज होती है ना एक अवयव की 2 इमेज होती है। तो ये एक एक ही आच्छादक फलन होता है। अब हम इस पर आए कि इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं।
तो इक्विवेलेंट सेट या तुल्य समुच्चय, ये क्या होता है? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। दो समुच्चय इक्विवेलेंट कहलाते हैं या तुल्य कहलाते हैं, और अगर वो तुल्य हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं, ए इज इक्विवेलेंट टू बी बोलेंगे इसको, ए बी के तुल्य है। कब कहलाएंगे? जब उनके बीच कोई एकेकी आच्छादक फलन परिभाषित हो जाए। यानी दो समुच्चय तुल्य कब कहलाएंगे? जब उनके बीच कोई एकेकी आच्छादक फलन परिभाषित किया जा सके। अगर दोनों समुच्चय परिमित हैं तो तुल्य केवल और केवल तभी हो सकते हैं जब दोनों में अवयवों की संख्या समान हो। जैसे इसमें 3 है तो इसमें भी 3 हो तो ये तुल्य होंगे, क्योंकि एकेकी आच्छादक फलन बन जाएगा। लेकिन अगर ए में 3 और बी में 4 हैं तो किसी भी तरह से ए से बी में एकेकी आच्छादक फलन हम नहीं बना सकते। जैसे ये ए है और बी ए है, और अगर हम एक एग्जांपल समझने के लिए माने कि ए में 3 और बी में 4 एलिमेंट्स हैं, तो ए से बी में कोई भी एकेकी आच्छादक फलन नहीं बनाया जा सकता या नहीं डिफाइन किया जा सकता, क्योंकि अगर हम ऐसे संबंध रख देंगे एक एक का एक एक से, तो ये एक बच जाएगा, और इसके बच जाने की वजह से यानी कि इसकी कोई प्री इमेज नहीं है तो फिर ये फलन आच्छादक नहीं रहेगा, और अगर इसका संबंध इससे कर देंगे तो फलन ही नहीं रहेगा। तो जब एक ही आच्छादक फलन बनेगा दो परिमित समुच्चयों के बीच, तो वो केवल और केवल तभी बन सकता है जब दोनों में अवयवों की संख्या समान हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों समुच्चय परिमित हैं तो वो तुल्य हो जाएंगे अगर उनमें अवयवों की संख्या समान हो, और अपरिमित होने पर हमें ये देखना पड़ेगा कि उन दोनों के बीच कोई फलन परिभाषित किया जा सकता है कि नहीं, जो कि एक ही आच्छादक सिद्ध हो सके, तब तुल्य होते हैं। ये यहाँ तक का जो डिस्कशन अभी हमने किया है, इसको हम थोड़ा सिस्टमेटिक भी समझ लें राइटिंग में। तो सबसे पहले हम लें तुल्य समुच्चय की परिभाषा। तुल्य समुच्चय या इक्विवेलेंट सेट्स, दो समुच्चय ए और बी तुल्य कहलाते हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट्स यदि ए से बी में या बी से ए में कोई एक ही आच्छादक फलन परिभाषित किया जा सके। दैट इज टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट्स इफ फ्रॉम ए इंटू बी और फ्रॉम बी इंटू ए बाइजेक्शन कैन बी डिफाइंड। दोनों समुच्चयों के बीच यानी ए से बी में चाहे बी से ए में कोई एक ही आच्छादक फलन परिभाषित हो जाता हो तो दोनों तुल्य कहलाते हैं। और जब तुल्य होंगे तो इसको हम ये सिंबल देंगे, यानी बोलेंगे इसको क्या, ए इज इक्विवेलेंट टू बी, यानी ए बी के तुल्य है। अब ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई तुल्य की। अब आते हैं बात इस पर कि दो परिमित समुच्चय, अगर दोनों समुच्चय परिमित हैं तो तुल्य होंगे ही यदि और केवल यदि उनमें अवयवों की संख्या समान हो। अभी मैंने एग्जाम्पल से समझाया था कि अगर परिमित हैं दोनों तो केवल और केवल तभी तुल्य हो सकते हैं, यानी उनके बीच एक ही आच्छादक फलन केवल और केवल तभी परिभाषित किया जा सकता है जब उनमें अवयवों की संख्या समान हो। तो फाइनाइट होने की स्थिति में ए इज इक्विवेलेंट टू बी इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ऑर्डर ऑफ ए का यहाँ मतलब माने ए में अवयवों की संख्या, जैसे ए में 5 अवयव हैं तो ऑर्डर ऑफ ए बराबर हो जाएगा 5, बी में भी 5 अवयव हैं तो ऑर्डर ऑफ बी बराबर हो जाएगा 5। तो ये तो हो गया इक्विवेलेंट होने का कंसेप्ट। ये जितना हमने बोला है इसको एक बार मैं दोबारा बोल दूं। पहली बात तो ये कि फलन क्या होता है, यहाँ से हम शुरू करें। फलन के दो प्रकार होते हैं, एक एक ही होना और आच्छादक होना। अगर फलन एक एक ही भी है और आच्छादक भी है तो उसे हम एक एक ही आच्छादक फलन या बाइजेक्शन कहते हैं। अब दो समुच्चय तुल्य तब कहलाते हैं जब उनके बीच एक एक ही आच्छादक फलन परिभाषित किया जा सकता हो। बहुत सिंपल सी बात है, अगर उनके बीच एक ही आच्छादक फलन बन गया तो तुल्य कहलाएंगे, परिमित हो चाहे अपरिमित हो। लेकिन परिमित होने की स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि तुल्य तभी होंगे जब दोनों में अवयवों की संख्या समान हो, क्योंकि समान होगी तो बाइजेक्शन बन ही जाएगा। अपरिमित होने की स्थिति में देखना पड़ेगा कि ए से बी में कोई ऐसा फलन डिफाइंड हो सकता है जो कि एक ही आच्छादक प्रूव हो सके, तो वो तुल्य हो जाएंगे। और अगर दो अपरिमित समुच्चय ऐसे हैं जिनके बीच एक ही आच्छादक फलन परिभाषित नहीं है तो नहीं कर सकते, तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों फलन तुल्य नहीं हैं। तो ये तो हो गया तुल्य समुच्चय का कंसेप्ट। अब हम आते हैं काउंटेबल सेट पर, गणनीय समुच्चय पर। तो गणनीय समुच्चय का जो कंसेप्ट है वो सीधा इक्विवेलेंट सेट के कंसेप्ट पर डिपेंड करेगा। और हम अगर बहुत कम शब्दों में कहें तो सीधा ये है कि कोई सेट काउंटेबल कब कहलाता है। कोई सेट काउंटेबल कहलाता है अगर वो n या n के किसी उपसमुच्चय, मान लो कि n का उपसमुच्चय n डैश,
के इक्विवेलेंट हो। यानी कोई सेट ए गणनीय कब कहलाएगा? जब वो n के इक्विवेलेंट हो, n के तुल्य हो, या n के किसी उपसमुच्चय n डैश के तुल्य हो। और तुल्य होने का मतलब है कि एक एक की आच्छादक फलन बन जाए। तो गणनीय की परिभाषा क्या हो जाएगी? वह समुच्चय जो n या n के किसी उपसमुच्चय के साथ एक एक की आच्छादक संगतता रखता हो, गणनीय कहलाता है। अर्थात जो n या इसके किसी उपसमुच्चय के तुल्य हो। n का उपसमुच्चय परिमित भी हो सकता है और अपरिमित भी हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये सेट है A और इसमें एलिमेंट्स हमने ले लिए 10, 5, 9, 17, ऐसे ही कोई ले लिए 4 एलिमेंट। अब ये समुच्चय क्यों काउंटेबल है, गणनीय क्यों है? क्योंकि n का एक उपसमुच्चय हो जाएगा n डैश, जिसमें हम एलिमेंट ले लें 1, 2, 3, 4। ये n का एलिमेंट है, n का सबसेट है n डैश। अब ये जो समुच्चय A है ये इसलिए गणनीय या काउंटेबल है क्योंकि इसमें और n के इस उपसमुच्चय में एक एक की आच्छादक संगतता बन जाएगी। यानी ये n डैश इज इक्विवेलेंट टू A, यानी समुच्चय A n डैश के इक्विवेलेंट है। और n डैश क्या है? n का कोई उपसमुच्चय। क्यों सीधी बन जाएगी, 1 की इमेज 10, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 9 और 4 की इमेज 17, तो ये एक एक की आच्छादक फलन बन गया। तो ये समुच्चय इसलिए काउंटेबल है क्योंकि ये n के एक उपसमुच्चय n डैश के तुल्य है। एक एक की आच्छादक फलन बन जाता है तो तुल्य है। और एग्जाम्पल अपरिमित और परिमित दोनों तरह के हम लेंगे, लेकिन यहाँ से एक बात दिख रही होगी जो बहुत सिंपल सी है कि अगर कोई समुच्चय परिमित है, फाइनाइट है, तो तब तो वो काउंटेबल होगा ही। फाइनाइट सेट इज ऑलवेज काउंटेबल, क्योंकि उसमें जितने अवयव होंगे उतने अवयवों वाला n का उपसमुच्चय ले लेंगे और दोनों के बीच एक एक की आच्छादक संगतता बन जाएगी, यानी कि दोनों तुल्य हो जाएंगे। तो काउंटेबल की परिभाषा को दोबारा पढ़ें। वह समुच्चय जो n या n के किसी उपसमुच्चय के साथ एक एक की आच्छादक संगतता रखता हो, यानी n में और उसमें एक एक की आच्छादक फलन बन जाए, चाहे n के किसी उपसमुच्चय और उस समुच्चय में एक एक की आच्छादक संगतता बन जाए। उसी बात को तुल्य समुच्चय के शब्दों में कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा समुच्चय जो n या n के किसी उपसमुच्चय के तुल्य हो। n के तुल्य हो तो भी वो काउंटेबल कहलाएगा, और n के किसी उपसमुच्चय के तुल्य हो तो भी वो काउंटेबल कहलाएगा। प्रत्येक परिमित समुच्चय गणनीय होता है। एवरी फाइनाइट सेट इज काउंटेबल। मतलब अगर हम इस तरह से देखेंगे, सेट दो प्रकार के होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो जो फाइनाइट होते हैं वो तो ऑलवेज काउंटेबल होते हैं, और इनफाइनाइट हो तब वो काउंटेबल हो भी सकते हैं और ना भी हो। तो प्रत्येक परिमित समुच्चय गणनीय होता है। अपरिमित समुच्चय गणनीय या अगणनीय यानी काउंटेबल और अनकाउंटेबल हो सकता है। अगर अपरिमित समुच्चय A गणनीय है, यानी इनफाइनाइट सेट है अगर ये, और ये काउंटेबल निकलता है, तो फिर हम इसको एक तो क्या बोल सकते हैं, गणनीयतः अनंत या काउंटेबली इनफाइनाइट। अगर कोई समुच्चय अपरिमित होते हुए गणनीय है तो हम उसको बोल सकते हैं गणनीयतः अनंत या अपरिमित, यानी काउंटेबली इनफाइनाइट। दोबारा बोलूं, अगर समुच्चय फाइनाइट है, परिमित है, तब तो काउंटेबल होगा ही होगा, और इनफाइनाइट होने पर समुच्चय काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। अगर समुच्चय इनफाइनाइट होते हुए काउंटेबल आता है तो हम उसको कहते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट या गणनीयतः अनंत। तो परिमित हमेशा काउंटेबल होगा और अपरिमित काउंटेबल हो सकता है और ना भी हो। दूसरी बात, अगर कोई समुच्चय जो कि अपरिमित है, तो जैसे A मान लो अपरिमित है और काउंटेबल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि n और A तुल्य हैं। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स कैपिटल N और A तुल्य होंगे तभी A काउंटेबल कहलाएगा अपरिमित होने की स्थिति में। और परिमित होने की स्थिति में क्या होगा कि A n के किसी उपसमुच्चय के तुल्य हो जाएगा। तो अगर मान लो A अपरिमित था और वो काउंटेबल भी है, यानी काउंटेबली इनफाइनाइट है A,
तो अब क्या होगा कि एन और ए में या एन और ए तुल्य हो जाएंगे, और एन और ए तुल्य हो जाएंगे का मतलब एक फलन एन से ए में या ए से एन में ऐसा परिभाषित हो जाएगा जो एक की भी होगा, आच्छादक भी होगा। तो जैसे 1 की जो इमेज आएगी एन के अवयव 1 की A1 में, ए में कोई इमेज आएगी तो 1 की जो भी इमेज आएगी वो ए का एक अवयव आएगा, उस अवयव को अगर हम नाम दे दें A1। फिर 2 की इमेज आएगी, कैपिटल एन का दूसरा अवयव 2 की इमेज आएगी, वो ए का कोई अवयव होगा, उसको नाम दे दें A2। 3 की इमेज को नाम दे दें A3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ए जो समुच्चय है वो ऐसे लिखा जा सकेगा। यानी अगर अपरिमित समुच्चय ए गणनीय हो तो उसे निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। कैसे व्यक्त कर सकते हैं? एक अनुक्रम के तौर पर A इज इक्वल टू सेट ऑफ ए एन वेयर एन बिलोंग्स टू एन, या अगर इसको डिटेल में लिखें तो A1 A2 A3 एंड सो ऑन। यानी अगर अपरिमित समुच्चय गणनीय है तो उसके एलिमेंट्स को ऐसे नाम दे सकते हैं A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। 1 की इमेज जो भी हो उसे नाम दे दें A1, कैपिटल एन के अवयव 2 की इमेज जो भी हो उसको नाम दे दें A2, 3 की A3 एंड सो ऑन। और इस तरह से उसको नंबरिंग की जा सकती है, मतलब क्रम बनाया जा सकता है। अनंत संख्याएं एक क्रम में लिख दी जाएं तो अनुक्रम कहलाता है, वो हम अनुक्रम में डिटेल में पढ़ेंगे, अनुक्रम वाला एक अलग चैप्टर है। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि अगर अपरिमित समुच्चय है, इनफाइनाइट है, और अगर वो काउंटेबल है तो उसके अवयवों को इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है, एक अनुक्रम रूप में नंबरिंग की जा सकती है, यानी इंडेक्स रूप में लिखा जा सकता है, सेट ऑफ ए एन सच दैट एन बिलोंग्स टू एन। तो इसको हम उल्टे रूप में भी काम में लेंगे। अगर हमें ये प्रूव करना हो कि कोई अपरिमित समुच्चय गणनीय है तो हम केवल ये बता दें कि वो ऐसे अनुक्रम रूप में लिखा जा सका तो वो उससे सिद्ध हो जाता है कि वो गणनीय है। मतलब एक ही आच्छादक फलन बना के बताने की बजाय हम ऐसे भी बता सकते हैं कोई अपरिमित समुच्चय को काउंटेबल कि वो ऐसे लिखा जा सकता है। इस रूप में अगर उसके अवयव व्यक्त हो जाते हैं और वो अपरिमित समुच्चय था तो इससे भी वो काउंटेबल प्रूव हो जाता है। इसके एक दो एग्जाम्पल हम जल्दी जल्दी ले लें काउंटेबल सेट की बात को समझने के लिए। तो जैसे ये एक समुच्चय A, इसमें 1 3 2 -1 1/2 √3 ये कुछ एलिमेंट्स हैं, 6 अवयव हैं। तो ये समुच्चय सीधे ही हम कह सकते हैं कि काउंटेबल है। क्यों है? क्योंकि ये फाइनाइट सेट है, बिकॉज एवरी फाइनाइट सेट इज़ काउंटेबल। फिर आते हैं हम इस बात पर, दूसरा उदाहरण B, एक समुच्चय है जिसमें 4 8 12 16 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, मतलब अपरिमित अवयव हैं। क्या हैं इसमें? 4 के मल्टीपल नेचुरल नंबर्स, यानी 4 4 दुनिया 8 12 16 एंड सो ऑन। इसको हम रूल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं 4n n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो ये काउंटेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कैपिटल N के तुल्य होगा। और कैपिटल N के तुल्य क्यों होगा? क्योंकि कैपिटल N से इस समुच्चय B में एक फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं जो कि आसानी से एक ही आच्छादक सिद्ध हो जाएगा। और वो फंक्शन क्या होगा? Fn इज इक्वल टू 4n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। यानी कि किसी भी अवयव की इमेज क्या आएगी? उसका 4 गुना। कैपिटल N की किसी भी अवयव की इमेज क्या आएगी? उसका 4 गुना। जैसे अगर हम फंक्शन को इस तरह से डिनोट करें, जैसे हम फाइनाइट केस में परम्यूटेशन को डिनोट करते हैं, तो ये ऊपर तो कैपिटल N है, प्रांत के अवयव हैं 1 2 3 4 5, और हर एक के नीचे उसकी इमेज लिखी हुई है। तो इस फंक्शन जो हमने यहाँ डिफाइन किया है फलन, 1 की इमेज इसके अंतर्गत 4 हो जाएगी, 2 की इमेज 8 हो जाएगी, 3 की 12, 4 की 16 एंड सो ऑन। तो इस तरह से कैपिटल N और B में 1 1 करस्पोंडेंस, यानी एक ही आच्छादक संगतता बन जाती है। यानी ये एक ही आच्छादक फलन डिफाइंड हो गया N से B में। तो हम कहेंगे कि N B के तुल्य है। और कोई भी समुच्चय अगर N के तुल्य होता है तो वो गणनीय कहलाता है। तो ये एक ही आच्छादक फलन बन गया, और इसलिए हम कहेंगे कि N B के तुल्य है, और क्योंकि B और N तुल्य हैं तो B कहलाएगा गणनीय। तो ये फाइनाइटली काउंटेबल सेट का है, यानी काउंटेबल है लेकिन फाइनाइट है का एग्जाम्पल है, और ये इनफाइनाइट सेट है जो कि काउंटेबल है। तो काउंटेबल सेट का कंसेप्ट और काउंटेबल सेट के कुछ एग्जाम्पल्स हमने आज यहाँ पर लिए। काउंटेबल सेट से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स अगले वीडियो में प्रूव करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।